नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं और स्लाइड के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आरपीएससी अथवा अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से आजकल पूछे जाने लगे हैं। ऐसा अभी हाल ही के दिनों में परीक्षाओं के माध्यम से ये ट्रेंड देखने को मिला है कि राजस्थान के प्राचीनतम शिलालेखों के बारे में कौन से शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में विद्यार्थियों से पूछा जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन, राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो भूमि अनुदान के बारे में कौन सा शिलालेख अपने को जानकारी देता है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जो हल्दीघाटी युद्ध के बारे में अपने को बता रहा है, ऐसा कौन सा अभिलेख है जो आपको सती प्रथा के बारे में, भूमि अनुदान के बारे में, भागवत वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी दे रहा है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इसी क्लास के दौरान खोजेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। क्लास के अंत के बाद, अर्थात मेरी क्लास के अंत के बाद में आपको वस्तुनिष्ठ ऐसे प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा, ऐसे विकल्प दूंगा और वो जो विकल्प होंगे, वो जो उत्तर होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको आरपीएससी के द्वारा ली जाने वाली भर्ती परीक्षा 2023 जो 1 अक्टूबर को अभी इसकी तिथि घोषित की गई है, वहां से भी सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला ऐसा शिलालेख कौन सा है। हम आज इस क्लास के दौरान बात करने वाले हैं कि महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में। शिलालेखों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चूंकि राजस्थान की भर्ती परीक्षा होने वाली है, अभी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं राजस्थान की होती हैं उसके अंदर प्रमुख शिलालेखों के बारे में आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है और इन प्रश्नों की तादाद 2 या 3 तक भी हो सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ में। बढ़ते हैं, भारत का प्राचीनतम शिलालेख हम देख पा रहे हैं कि विश्व का सबसे अगर प्राचीनतम शिलालेख की बात करते हैं, रून स्टोन जो ओस्लो जो नॉर्वे में है, इस शिलालेख के बारे में ये कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। तो सवाल यहां से तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप अपने इसको दिमाग में रखना कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई चीज पूछी जाए या कहीं आप अपने आप को कनेक्ट करें उस सवाल से, तो देखा जा सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है। लेकिन अगर भारत की करते हैं और अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ शिलालेख है, जिसको अपन गिरनार का शिलालेख भी कह सकते हैं, और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, ऐसी कौन से तथ्यों का वर्णन किया जिसकी वजह से ये गिरनार का शिलालेख जो है अपने आप को अलग से तथ्य के साथ में बताता है, वो है सुदर्शन झील की मरम्मत के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में गिरनार का जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदमन उस समय के तत्कालिक जो राजा हुआ करते थे, उन्हीं के समय का ये शिलालेख है। तो हमने पढ़ा आपका विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख अथवा कह सकते हैं कि प्राचीनतम शिलालेख। इसके अलावा हमने बात करी रुद्रदमन के शिलालेख के बारे में भी, जो आपने हमें जाना। लेकिन आज इस क्लास के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान के प्रमुख शिलालेख कौन कौन से, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से करने वाले हैं। चलिए, राजस्थान के प्राप्त जितने भी जो शिलालेख हैं उसके बारे में कहा जा सकता है कि अभी तक 162 शिलालेखों की खोज अथवा अभी तक अपने को वो मिले हैं अलग अलग स्थानों से, और वो अलग अलग प्रकार की जानकारी हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इतिहास का अगर कालक्रम हम निर्धारण करते हैं, अगर पता करते हैं कि उस समय कौन सी चीजें रहा करती थी, कौन कौन सी चीजें विद्यमान थी, उसके बारे में इन शिलालेखों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाने वाले प्रश्नों के तौर पे। और बात करने वाले हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख। राजस्थान के प्राचीनतम शिलालेखों की अगर बात करते हैं तो बडली का शिलालेख, जिसका स्थान सर्वप्रथम आता है, अर्थात सबसे प्राचीनतम अगर शिलालेख है राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो बडली का शिलालेख ही है। इसके बारे में हम पूरी तरतीबवार बात करेंगे कि इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, लेकिन सामान्य तौर पे अगर आप ग्लांस देख रहे हैं, जो प्रीव्यू देख रहे हैं, उसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि बडली का जो शिलालेख है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बडली का जो शिलालेख है 487 ईसा पूर्व का है, लगभग 2700 साल के आसपास, 2727 साल के आसपास का इसकी जो है अवधि हो चुकी है, इसका कालक्रम हो सकता है इतना पुराना हो गया है। और इसकी खोजकर्ता, अब खोजकर्ता की बात करेंगे तो 2700 साल पहले तो इसकी खोज नहीं हुई उस समय जो बनाया गया, लेकिन 1912 के अंदर गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसकी खोज करी, अथवा कह सकते हैं इसको पढ़ा,
और ये जो लिपि हो सकती है जिसकी ब्राह्मी और शंख लिपि हो सकती है, और कुछ जो शिलालेख ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं उनकी ब्राह्मी लिपि हो सकती है। उसके बारे में सबसे पहले पढ़ने का जो कार्य करा वो करा हीरानंद जी ओझा साहब ने, और बड़ली का जो शिलालेख के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और जानते हैं कि अगली स्लाइड में कौन सी चीजें हैं। अब देखिए बड़ली के शिलालेख के बारे में आप देख रहे हैं कि पुराने जैसे शिलालेख हुआ करते थे उसी भाषा में या पत्थरों पे उत्कीर्ण हुआ करते थे, और सामान्यतः भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो सकती है। उस समय की तत्कालिक भाषा हुआ करती थी जो आज के समय पे प्रासंगिक तो नहीं है, लेकिन अगर पुराने जमाने की चीजें अगर अपन याद करते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो इन लिपियों के साथ में भी आपको अपने आप को अटैच करना होता है उस समय के या अभी वर्तमान में जितने भी जो पुरातत्व वेद है उसके बारे में इसकी जानकारी हम अपने को अवगत कराते हैं उनकी भाषाओं को पढ़ करके, उनकी लिपि को पढ़ करके। बात कर रहे हैं राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख की, तो बड़ली का शिलालेख 1912 में खोजा गया था। हीरानंद ओझा साहब ने इसको खोजा। लिपि ब्राह्मी, लिपि ब्राह्मी है। इसके साथ में वर्तमान स्थिति अजमेर संग्रहालय में भी स्थित है। ये कह सकते हैं कि अजमेर संग्रहालय में इसको अभी तक वहां पे रखा गया है। कोई भी इसको पर्यटक या इसका कोई भी अगर कोई दर्शन करने के लिए कह सकते हैं, इसको देखने के लिए अगर जाना चाहता है तो वहां पे इसको अपन देख सकते हैं। अजमेर संग्रहालय में ये सुरक्षित रखा गया है। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस प्राचीन शिलालेख के माध्यम से अपने को जानकारी क्या क्या मिलती है। इस शिलालेख के माध्यम से जैन धर्म की जानकारी अपने को मिलती है। सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा शिलालेख है जो जैन धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करता हो, तो वो लेख हो सकता है बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख जो है वो यहाँ पे इसका प्रचार का उल्लेख करता है। अजमेर के बिलोत माता के मंदिर में कुछ स्तंभ के टुकड़े यहाँ से भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे टुकड़े आपको एक जगह से नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफी लंबा एक कालखंड हो गया है और चीजें काफी छिन्न भिन्न हो गई। इसकी वजह से सारी चीजें आपको एक जगह तो नहीं मिल सकती, लेकिन अगर टुकड़ों को संजो करके उनको इकट्ठा करके अगर आप इस शिलालेख को पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप में यह अनूठा कार्य है। बड़ली का शिलालेख जिसके अंदर जैन धर्म के बारे में बताया गया है, और बिलोत माता का जो मंदिर है वहां से भी कुछ टुकड़े प्राप्त होते हैं। अभी वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसमें अजमेर जो है वो जैन धर्म की जानकारी के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। बात करने वाले हैं गोसुंडी का अभिलेख। गोसुंडी का जो अभिलेख है वो भी काफी प्राचीनतम है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख। बात करते हैं कि कब खोजा गया है, इसका समय जो है वो क्या हो सकता है। अब समय की बात करें तो आपको बताया एक तो कार्बन डेंटिंग एक पद्धति होती है जिसके माध्यम से भी हम किसी भी कालखंड को हम जान सकते हैं। ये विधि वर्तमान में उपयोग में लाई जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा, पुरातत्व वेदों के द्वारा। और गोसुंडी का शिलालेख है, उसकी तिथि हम संभावित कर सकते हैं कि 532 ईसा पूर्व के आसपास इसको जो है वो लिखा गया होगा अथवा इसको उत्कीर्ण किया गया होगा। हाथीबाड़ा गोसुंडी शिलालेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास से प्राप्त हुआ है। अथवा कह सकते हैं, आपसे सवाल पूछा जा सकते हैं कि गोसुंडी का संबंध किस जिले से है, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से है, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से है। उत्तर आएगा चित्तौड़गढ़। इसके अलावा भाषा संस्कृत, क्योंकि पौराणिक समय की प्राचीन भाषा हम कह सकते तो हिंदी तो उस समय विद्यमान ही नहीं थी, ना फारसी थी, ना कुछ उर्दू थी, ना कुछ और था। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम भाषाओं की अगर बात करते हैं तो संस्कृत का नाम आएगा। इसके अलावा लिपि का मतलब लिखने की जो कला है, उसके अंदर आगे से लिखते हैं, इस तरह राइट से लिखते हैं दाहिने हाथ से, या लेफ्ट से इस तरफ से लिखते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको इस लिपि के द्वारा ही अपने को पता लगते हैं। तो ब्राह्मी लिपि। खोजकर्ता की बात करते हैं कवि राजा श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद। आपसे सवाल कहीं भी जोड़ों में पूछा भी गया, अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर भाग लिया है, तो कवि राजा श्यामल दास का संबंध कौन सी पुस्तक से है, तो वीर विनोद पुस्तक के माध्यम से जो है कवि राजा श्यामल दास ने उस तत्कालिक समय में सारी चीजों के बारे में वर्णन किया है। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये किसके समय में जो है वो ये अपने विद्वान रहे थे, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आर भंडारकर के अनुसार राजस्थान में वैष्णव समुदाय का मतलब भागवत वैष्णव की पुष्टि करने वाला अगर कोई शिलालेख है तो वो है गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख के बारे में हम कह सकते हैं कि वैष्णव समुदाय के बारे में अगर कोई बात करता है, कोई बताता है उसकी चीज के बारे में, तो गोसुंडी अभिलेख हो सकता है। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। श्यामल दास की वीर विनोद के अंदर भी इसका वर्णन मिलता है, और ये बहुत काफी पुराना, लगभग 535 ईसा पूर्व। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 2800 साल के आसपास इसकी जो है वो अवधि हो गई है। अपने आप में पुराना, द्वितीय शताब्दी के आसपास का ये बात करते हैं आगे की।
इसके कुछ टिकड़े अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित, मैं भी आपको बता ही रहा था कि महाराण जो मेवाड़ है, मेवाड़ के राजा शंभू सिंह के समय जो महकमा ए खास एक अलग से विभाग बनाया गया था उसके उस तत्कालिक समय में जहां पे शंभू सिंह जी का राज चल रहा था। वीर विनोद के जो कवि कह सकते हैं, उसके जो रचनाकार थे कवि श्यामल दास, उस तत्कालिक समय में वहां पे विद्यमान थे। उसी के समय सारी चीजें हुई हैं और उन्होंने अपने इस ग्रंथ के माध्यम से अपने को सारी चीजें बताने का प्रयास किया है कि गोसुंडी अभिलेख से अपने को कौन कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। सवाल पूछा जा सकता है कि तत्कालिक समय में कौन से राजा थे? शंभू सिंह थे। महकमा ए खास का संबंध किससे है? तो कह सकते हैं कि ये शंभू सिंह के नाम से ये जाता है। तो ये अपन ने दूसरा अभिलेख पढ़ा। इससे पहले हमने बड़वा का पढ़ा था, इसके बाद में गोसुंडी का हम अभिलेख पढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया के शिलालेख के बारे में कौन कौन सी जानकारी अपने को मिलती है? हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, राजस्थान, भारत अपितु विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अलावा अगर देख सकते हैं तो शिलालेख के बारे में भी पूछा जाता है सवाल सामान्यतः, और वो ये होता है कि 1170 के आसपास इसको खोजा गया है। आप देख रहे हैं काफी पुराना नजर आ रहा है बिजोलिया का शिलालेख। 1897 से लेकर के 1941 तक, लगभग 44 साल तक अगर कोई किसान आंदोलन विश्व में चला है, शांतिपूर्वक चला है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी अब एक दो फैक्ट आपने जाने। इसके अलावा बात कर रहे हैं बिजोलिया शिलालेख के बारे में, तो बात करते हैं 1170 के आसपास इसको खोजा गया। वर्तमान की स्थिति बिजोलिया में स्थित प्राचीन पार्श्वनाथ का एक जो जैन मंदिर है वहां पे इसको रखा गया, इसको मतलब वहां पे लगाया गया। इसके अलावा उत्कीर्ण, अगर इस पे कुछ उत्कीर्ण किया गया है तो गुणबुद्ध ने किया, निर्माता इसके सोमेश्वर थे। अब सोमेश्वर का मैं बताने वाला हूं कि सोमेश्वर का संबंध कौन से शासन से है, यह कौन सा ऐसा वंश था जिसका संबंध सोमेश्वर से है? तो जी हाँ, वो वंश है चौहान वंश का संबंध सोमेश्वर से है, अथवा कह सकते हैं कि सोमेश्वर का किस से संबंध है? तो चौहान वंश के साथ में इसका संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि तत्कालिक समय में सोमेश्वर के जब उनका कार्यकाल चल रहा था तब ये शिलालेख लिखा गया होगा 1170 ईस्वी के आसपास। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी आते हैं और उसके बाद में तराइन का जो है युद्ध भी होता है। अजमेर कालखंड के आसपास कह सकते हैं कि अजमेर की जब स्थापना हुई थी उसके बाद की सारी चीजें हैं, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ का भी हम उल्लेख करते हैं, जिसके बाद उसको तोड़ करके वहां पे खरी के लिए एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, वहां पे इसको तोड़ करके जो है वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया गया। ये सारे के सारे फैक्ट्स आप ऑलरेडी पहले से पढ़ ही चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इन फैक्टों को और ज्यादा तैयार कर सकते हैं परीक्षा के लिहाज से। इससे सांबर और अजमेर के चौहानों की जानकारी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिलती है। इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोड़िए, इस सिख शिलालेख के माध्यम से सवाल काफी बार पूछे गए आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों को बताने वाला शिलालेख कौन सा है? तो वो शिलालेख है बिजोलिया का शिलालेख। यहां से वत्स गोड़िए ब्राह्मणों का अगर कोई उल्लेख करता है कि चौहान कौन सी शाखा से बिलोंग करते थे, तो वत्स गोड़िए ब्राह्मणों की शाखा से बिलोंग करने वाला अगर कोई शिलालेख अपने आप में कहता है कि चौहान का संबंध इनसे था, तो ये अपने आप में बड़ा एक फैक्ट है। इसके अलावा ये लेख संस्कृत भाषा में है और इसके 13 पद्य हैं। गद्य और पद्य दो प्रकार की चीजें होती हैं हिंदी में, गद्य और पद्य, जिसके अंदर एक में आपने जो है वो लोकोक्तियां होती है, सामान्य भाषा होती है, दूसरे के अंदर दोहे होते हैं। तो गद्य और पद्य दो प्रकार की रचनाएं होती हैं। तो संस्कृत के अंदर लिखा गया है और इसके अंदर 13 पद्य हैं। अपने आप में बड़ा फैक्ट है, सवाल कहीं से भी डीपली आपसे पूछा जा सकता है, आप इन सारे फैक्टों को याद रख सकते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। इसी का ही चल रहा है अभी तक हम बात वही कर रहे हैं कि बिजोलिया शिलालेख की और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष के नाम से सवाल काफी बार पूछे जा रहे हैं, और आप इस चीज को ध्यान में रखें कि वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा जो चौहान थे उनकी राजधानी का जिक्र अगर हम करते हैं तो अहिछत्रपुर चौहानों की राजधानी का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जैन तीर्थों का भी इसके बारे में पता लगता है। कुटिला नदी, उस समय की तत्कालिक समय में कुटिला नदी के आसपास अनेक शैव और जैन जो तीर्थ स्थल थे उनके बारे में भी बिजोलिया शिलालेख के माध्यम से अपने को जानकारी मिलती है। बात करने वाले हैं कि ये सोमेश्वर शाह के काल का है। पिछले वाली स्लाइड में हम देख ही चुके कि सोमेश्वर के समय
इस जो है बिजोलिया शिलालेख को लिखा होगा, तो इसका संबंध सोमेश्वर से है। अगर पूछा जा सकता है कि वत्स गौड़ीय ब्राह्मणों का अगर उल्लेख मिलता है कि ये चौहान वंश के हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अहिछत्रपुर का जिसका उल्लेख हमने किया, विग्रहराज चतुर्थ जो दिल्ली में भी उन्होंने शासन करा अथवा दिल्ली को भी जिन्होंने जीता, तो विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनका संबंध वास्तविक तौर पे कह सकते हैं तो उनका संबंध अजमेर से था। और वो इस पूरे जो कालखंड के अंदर वहां के जो है वो राजा हुआ करते थे सोमेश्वर के बाद में। और इन्होंने हरि के लिए एक यहाँ पे नाटकशाला भी जो है किसी संस्कृत विद्यालय में उत्कीर्ण करवाई थी, जिसको कालांतर में मुगल शासक ने तोड़ दिया था और वहां पे 2.5 दिन का झोपड़ा भी वर्तमान में बनाया गया है। तो ये भी आपने बड़ा फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बैराट का शिलालेख, बैराट के शिलालेख को कौन नहीं जानता, हम सब हर बार पढ़ते हैं कि बैराट शिलालेख का संबंध किस जिले से है, वहां पे ऐसे कौन कौन सी चीजें मिली हैं और इसका संबंध अशोक से कैसे है, और क्या कभी हेवेनसांग ने बैराट की यात्रा की थी, इसके बारे में भी हम इस स्लाइड के माध्यम से जानने वाले हैं। कि बैराट का शिलालेख जो जयपुर में, बैराट अभी वर्तमान में जयपुर में है, और यहां से इसकी खोज किसने करी, उसके तत्कालिक समय में जयपुर के राजा कौन थे, और इस जो है शिलालेख की जब खोज करी तो वहां पे ऐसी कौन कौन सी चीजें और मिली, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। सवाई राजा राम सिंह के समय पे ये चीज खोजी गई थी। कैप्टन बर्ड ने सबसे पहले इस चीज को खोजा, और उसके बाद में बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली। एक यहाँ पे मंजूसा भी मिली, शायद पता नहीं उसमें किसी प्रकार के बर्तन अथवा कुछ अन्य चीजें भी हो सकती हैं। इसके अलावा इस जो शिलालेख था, इसको यहाँ से फिर उठा करके या कह सकते हैं इसको स्थानांतरित करके इसको कलकत्ता के संग्रहालय में भी सुरक्षित रख दिया गया। यहाँ से जानकारी कौन कौन सी मिलती है, अशोक के धम्म की जानकारी अगर मिलती है तो कहाँ से मिलती है, बैराट के शिलालेख से ही अपने को मिलती है। इसके अलावा वहां पे कुछ शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इसके अलावा अब मैं आपको बताने वाला हूं खोज, बीजक डोंगरी की खोज कैप्टन बर्ड ने करी, जो मैंने आपको बताया 1837 में इसको खोजा गया। भाबरू शिलालेख के नाम से इसको जाना जाता है। भाबरू शिलालेख के अलावा मैं बात करने वाला हूं भीम डोंगरी से कलाइल के समय 1871-72 में भी लिपि ब्राह्मणी के आसपास ही जो है यहाँ पे इसको और खोजा गया था। तो 2 शिलालेख मिले यहाँ से, और इन दोनों शिलालेखों के अंदर जो सर्वप्रथम जो 1840 के आसपास इस भाबरू शिलालेख को यहाँ से स्थानांतरित करके और इसको कलकत्ता ले जाया गया, वहां के संग्रहालय में इसको सुरक्षित रख दिया गया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इस शिलालेख के माध्यम से यहाँ पे अशोक के धम्म के बारे में जानकारी अपने को मिलती है, अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसके अलावा बैराट की यात्रा हेवेनसांग ने भी यहाँ पे की थी, तो ये भी आपने बड़ा फैक्ट है। और हम इसको पढ़ते हैं, कैप्टन बर्ड के द्वारा 1837 के अंदर इसको खोजा गया था, और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिली थी। उस समय तत्कालिक समय पे जयपुर के जो महाराजा थे वो राम सिंह हुआ करते थे, तो ये भी अपने में बड़ा फैक्ट है। चलिए अब बात करते हैं गठियाला शिलालेख की। गठियाला शिलालेख के बारे में कहा जाता है कि इसको 4 जो है अभिलेखों का इसका समूह कहा जाता है, और 861 ईस्वी के आसपास 861 ईस्वी के आसपास इसको खोजा गया। 4 अभिलेखों का ये समूह है, ये 4 अभिलेखों का समूह है। इसमें मंडोर के गुर्जरों प्रतिहारों की जानकारी इस शिलालेख के माध्यम से अपने को मिलती है। प्रतिहार राजा कक्कुक के द्वारा इसको स्थापित किया गया। प्रतिहार राजा कक्कुक के द्वारा इसको स्थापित कराया गया था, क्योंकि 4 हैं, ये चारों को अलग अलग जगह पे इन्होंने स्थापित कराया। और गठियाला का शिलालेख अपने आप में महत्वपूर्ण। इसके अलावा एक ऐसा लेख है जिसके अंदर प्राचीन जैन मंदिर का भी उल्लेख उसमें कहा गया है। माता की साल के अंदर इसको रखा गया है। प्राचीन भाषा प्राकृत के अंदर इसको लिखा गया है, इसको उत्कीर्ण किया गया है। भाषा की बात करें तो यहाँ पे पाली, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि जो कह सकते हैं, उनसे सारे के सारे पुराने संस्कृत शिलालेख लिखे गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि मंदिर के पास में खागू देवल नाम का एक स्थान है, जहाँ पे सारी चीजें अपने को मिलती है। लगभग 4 शिलालेख अपने को अलग अलग कालखंडों के या कह सकते हैं टुकड़ों में मिले हैं, और इसके बारे में अपने को सारी जानकारी वो उपलब्ध करवाते हैं गठियाला के शिलालेख के बारे में। मैं और आपको एक चीज बात बताने वाला हूँ। मैंने स्लाइड के प्रीव्यू के अंदर सबसे पहले लेक्चर के दौरान ये मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा शिलालेख है जो सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी अपने को उपलब्ध करवाता था। वो शिलालेख का नाम सिर्फ और सिर्फ गठियाला शिलालेख अपने को इसमें राजस्थान में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख करता है, और यहाँ पे करता है कि राणुका की पत्नी संपल देवी,
पत्नी संपल देवी ने सबसे पहली बार राजस्थान की बात करें तो सती प्रथा अथवा सती हुई थी, इसके बारे में जानकारी देने वाला अगर कोई एकमात्र सबसे पहले अगर कोई जानकारी उपलब्ध कराने वाला अगर कोई शिलालेख है तो वह है घटियाला वाला। अपने आप में बड़ा फैक्ट है, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है, सवाल की संभावना काफी तौर पे हम कह सकते हैं इंपोर्टेंट के रूप में इसको देख सकते हैं। बात करते हैं चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख हम धीरे धीरे ईसा पूर्व से लेकर के ईसा और अब हम 1273 के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब जैसे जैसे कालखंड बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम नजदीक आते जा रहे हैं शिलालेखों की दृष्टि के अनुसार अथवा उनका कालक्रम के अनुसार हम नजदीक पहुंच रहे हैं। और 1273 के आसपास की बात करते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में एक चीरवा नामक एक स्थान है, एक गांव है जहां से शिलालेख अपने को मिलता है। इसके अंदर जो बाहरी एक मंदिर है वहीं पे इसको उत्कीर्ण किया गया। भाषा की बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। संस्कृत भाषा में सारे के सारे अभिलेख लिखे गए हैं। इसके अलावा भाषा प्राकृत भी हो सकती है, पाली भी हो सकती है, लिपि ब्राह्मी हो सकती है। इसके बारे में भी सारी की सारी जानकारी आपको इन स्लाइडों के माध्यम से हम दे पा रहे हैं। भाषा संस्कृत होगी, संस्कृत में 51 श्लोकों का वर्णन किया गया है। 51 श्लोकों के माध्यम से चीरवा जो शिलालेख है उसके बारे में सारी जानकारी वो अपने को दे रहा है। इस शिलालेख के समय मेवाड़ शासक समर सिंह, क्योंकि उस समय मेवाड़ राजवंश की स्थापना गोहिल के बाद में हो चुकी थी और 1273 के आसपास मजबूत अवस्था में वो पहुंच गए हैं और वहीं पे शिलालेख लिखा गया है। रत्नप्रभ सूरी, ये एक जैन जो साहित्यकार जिसको कह सकते हैं, उन्होंने ही इस चीज को ये लिखा है। और उस समय 1273 के आसपास जैन धर्म जो है अपने आप में काफी समृद्ध अवस्था में थे। सब जगह पे बहुत स्तूप वगैरह अन्य बनाए जा रहे थे। उस समय बहुत सारे ऐसे संस्कृत शिलालेखों पे उत्कीर्ण किया जा रहा था और ये काम किया रत्नप्रभ सूरी ने इसका कार्यक्रम करा, उसका जो है वो लिखित में वर्णन करा, लिपिबद्ध किया उसको पार्श्व चंद्र ने, कि लिख तो दिया लेकिन उसके बाद में पन्नों को सजाना, सीक्वेंस में उनको बैठाने का कार्य करा है। पार्श्व चंद्र ने शिल्पी इसका था देलन, अथवा इसको देलन का मतलब इसको जो शिल्प इसको बनाने वाला, इसको उत्कीर्ण करने वाले का काम था देलन का। शिलालेख में मेवाड़ी गोचर भूमि, इस शिलालेख के माध्यम से मेवाड़ी गोचर भूमि, सती प्रथा का ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद में अगर बार बार अगर हो रहा है कि गोचर भूमि के बारे में भी आपको वर्णन किया जा रहा है, शैव धर्म के बारे में भी आपको बताया जा रहा है, और गोचर भूमि है, सती प्रथा है, उसके अलावा शैव धर्म की भी अगर कोई जानकारी कोई शिलालेख आपको देता है तो एक ही शिलालेख तीन चीजों के बारे में अगर कोई जानकारी दे रहा है तो वो दे रहा है चीरवा का शिलालेख। 1273 के आसपास इसको जो है यहाँ पे ये उत्कीर्ण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले शिलालेख की तरफ। बसंतगढ़ का शिलालेख 625 ईस्वी में, 625 ईस्वी के अंदर जो है बसंतगढ़ शिलालेख को लिखा गया। स्थान था सिरोही का राजस्थान। बसंतगढ़ का सिरोही अथवा कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर सिरोही के अंदर स्थित है बसंतगढ़। जो भाषा है संस्कृत है। इसमें मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक शिलादित्य का उल्लेख है। उस समय अगर बात करते हैं तो मेवाड़ के अंदर जो है गोहिल वंश भी चल रहा है और गोहिल ने इसकी स्थापना करी थी गोहिल वंश की, और उसका शासक शिलादित्य था, उसका इसमें उल्लेख किया गया। शिलालेख के समय जावर के निकट, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जावर के निकट तांबे और जस्ते की जो खानों का काम शुरू उस समय हो गया था। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि मेवाड़ के अंदर की राणा की लाखा ने अपनी पुत्री को जावर की खाने क्या दी थी, दान में दी थी। तो उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। और इससे पहले अगर बात करते हैं तो मेवाड़ के पास में ऑलरेडी पहले जो है वो चांदी और जस्ते की खाने हुआ करती थी। इसका उल्लेख भी हमें बसंतगढ़ शिलालेख से ही मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग, यह शिलालेख अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बसंतगढ़ शिलालेख के माध्यम से हम ये जानते हैं कि राजस्थानी भाषा अथवा राजस्थान का प्रयोग सबसे पहले किस शिलालेख के माध्यम से किया गया है, तो वो शिलालेख का नाम है बसंतगढ़ शिलालेख में पहली बार राजस्थानादित्य का प्रयोग जो है यहाँ पे किया गया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि सवाल आपसे इसमें कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। बात करते हैं छोटे छोटे कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बरनाला का स्तंभ अभिलेख जो पहले दौसा में हुआ करता था, जब इसके टुकड़े हुए तो सवाई माधोपुर के अंदर इसको मतलब जो है भी वो चला गया। स्थान तो भी वर्तमान में सवाई माधोपुर के अंदर एक बरनाला का एक गांव है और वहीं पे ये मिला है इसको। इसके अलावा अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी के अंदर का होता है। उदयपुर जिले के नागदा गांव के निकट कुंडेश्वर मंदिर की दीवार पे इसको अंकित किया गया। छोटी जानकारी है लेकिन सवाल पूछा जा सकता है कि कुंडेश्वर मंदिर का संबंध किस शिलालेख से है।
आप सवाल का उत्तर देंगे अपराजित शिलालेख का। वर्तमान उदयपुर के विक्टोरिया संग्रहालय, जो मैं आपको बता चुका हूं कि अलग अलग संग्रहालयों में जिसकी बात करते हैं, अजमेर के संग्रहालय में रखा गया है। उसके अलावा हमने बात करी कि कलकत्ता के अंदर संग्रहालय में इसको रखा गया है। इसके अलावा हम बात करते वाले हैं कौन से, अपराजित शिलालेख की, जिसको उदयपुर के विक्टोरिया जो अपना हॉल जो म्यूजियम है इसमें भी रखा गया है कि कोई भी अगर जो है वहां पे पर्यटक आते हैं तो इस शिलालेख को देख सके। तो ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। बात करते हैं आबू के शिलालेख का। आबू की बात हो रही तो माउंट आबू वर्तमान में सिरोही में स्थित है, तो सारा शिलालेख का संबंध उसी से जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि अचलेश्वर का शिलालेख 1285 के आसपास का है, और इसके अलावा समदेश्वर चित्तौड़गढ़ के मंदिर का शिलालेख 1428 ईस्वी का माना जाता है। इसके अलावा दिलवाड़ा का शिलालेख भी 1434, और इसके अलावा ब्राह्मण माता का शिलालेख जो छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ ये छोटे छोटे चार शिलालेख हैं जिनका संबंध आबू के शिलालेखों से है। आपको चारों के चारों जो है प्रश्न आपको कहीं पे भी एग्जाम में छोटे छोटे तो ये शिलालेख हैं, लेकिन आरपीएससी के लिहाज से, अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और विद्यार्थियों को ये भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, और विद्यार्थियों को किसी न किसी प्रकार से संकट में डाल सकते हैं कि ये शिलालेख तो हमने कभी सुने अथवा पढ़े ही नहीं थे। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आबू का अचलेश्वर मंदिर हो गया, समदेश्वर हो गया, दिलवाड़ा का हो गया, ब्राह्मण माता का अभिलेख हो गया। छोटे अभिलेख है लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ है। चलिए बात करते हैं पुर का ताम्रपत्र है, जिसके द्वारा हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। इसके अंदर भी अपने को भूमि अनुदान की, इसके अलावा जोहर से पहले के बारे में भी इसको जानकारी मिलती है। महाराणा विक्रमादित्य के बारे में हम सब जानते ही हैं। और इसके बाद में एक जो है वो सेकंड साका होता है, और सेकंड साके के समय ये सारा जो पूरा का ताम्रपत्र इसकी अपने को जानकारी देता है। और पढ़ने वाले हैं कि इसमें जोहर में प्रवेश करते समय हाड़ी रानी कर्मावती का संबंध हम कह सकते हैं कि हुमायूं से भी थे। एक संबंध रहा है कि उन्होंने यहाँ से जो है उनकी सहायता करने के लिए जो है कर्मावती जो हाड़ी रानी थी उन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी थी, और इसका संबंध भी जाता है। इसके अलावा भूमि अनुदान के बारे में भी जानकारी अगर देने वाला कोई भी अगर शिलालेख पुर का ताम्रपत्र जो है वो अपने को मिलता है। तो हुमायूं का शासन काल था उस समय, तत्कालिक समय में, और गुजरात के शासक के द्वारा जो है वो मेवाड़ पे आक्रमण किया गया। उस समय तत्कालिक समय में जो है वहां की रानी हुआ करती थी कर्मावती के पास में इतने ज्यादा उपलब्ध संसाधन नहीं थे, इतनी सैन्य फौज नहीं थी। उस समय जो तत्कालिक जो दिल्ली अथवा कह सकते हैं मुगल शासक उस समय हुआ करते थे हुमायूं, तो हुमायूं से इन्होंने हेल्प मांगी थी। तो ये अपने आप में बड़ा फैक्ट है। इसको चित्तौड़गढ़ के दूसरे सटीक, चित्तौड़गढ़ के अंदर टोटल अभी तक 3 साके हुए हैं, और 3 साकों का हम इतिहास के दौरान पढ़ते ही हैं। और दूसरा जब साका हुआ तो उसकी सटीक जानकारी अपने को अगर मिलती है इतिहास के माध्यम से, तो वह है पुर का ताम्रपत्र। पुर के ताम्रपत्र के माध्यम से अपने जोहर का सटीक समय मिलता है, उसके समय में तत्कालिक कौन से राजा हुआ करते थे। इसके अलावा भूमि अनुदान के बारे में, राजस्थान में भूमि अनुदान के बारे में अगर कोई चर्चा करते हैं, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो होती है अपने को पुर के ताम्रपत्र शिलालेख के माध्यम से। तो ये भी अपने में बड़ा फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं ब्रॉच गुजर ताम्रपत्र का संबंध 978 ईस्वी में। इसके अनुसार कनिंगम ने राजपूतों की उत्पत्ति यूचीसी जाति के अनुसार इनको माना जाता है। कनिंगम के बारे में हम कह सकते हैं कि पुरातत्ववेदा रहे हैं, और इन्होंने भी काफी सारी जानकारी जो है वो अगर इतिहास के लिहाज से देखा जाए तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसमें सप्तसेंधव भारत से लेकर के गंगा कावेरी तक के गुर्जर वंश के अभियानों के बारे में भी अगर कोई जानकारी देता है, तो ब्रोच गुजर ताम्रपत्र के माध्यम से जो 978 ईस्वी में लिखा गया, इसके बारे में जानकारी देते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम ने जो सारी इसके बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति यूची जाति से इनका जो है वो संबंध बताया गया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चीकली का ताम्रपत्र 1483। ये ताम्रपत्र किसानों से एकत्रित किए जाने वाले विविध लाभ भागों को दर्शाता है। जागीरदारी प्रथा के समय किसानों से विभिन्न प्रकार के लाग भाग लिए जाते थे अथवा कर लिए जाते थे, जिसके अंदर तलवार बंधाई है। उसके अलावा जब राजा बनता था उसके बाद में चवरी कर के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। ये सारे जितने भी प्रकार के जो उस समय तत्कालिक समय में राजाओं के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा जो कर लिया जाते थे किसानों से, उसके बारे में अगर कोई जानकारी देता तो चीकली
ताम्रपत्र कह सकते हैं, वहां से अपने को सारी की सारी जानकारी अपने को मिलती है। ये सवाल भी आपसे परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, संभावनाएं काफी बन रही है। चलिए, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति, इसका मतलब हम धीरे धीरे आधुनिक कह सकते हैं कि आधुनिक राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। लेखक कृष्ण भट्ट है और इसमें हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जो 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था, उसके बारे में भी जानकारी अपने को जगन्नाथ राय प्रशस्ति के 15 जून 1576 के आसपास को जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और जिसमें प्रताप की सेना ने जो है मुगलों की सेना से लोहा लिया था, और पहला जो आक्रमण था वो मानसिंह के द्वारा किया गया था, और हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था। तो इसके बारे में अगर कोई जानकारी अपने को दे रहा है तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है वो जानकारी अपने को हल्दी घाटी के एग्जैक्ट उसकी जो डेट है उसके बारे में जानकारी दे। उसके अलावा पूर्व का ताम्रपत्र अपने को जोहर का समय अथवा कह सकते हैं कि जो सेकंड साका हुआ था उसके बारे में सटीक जानकारी जो देने वाला जो है ताम्रपत्र है वो है पूर्व का ताम्रपत्र। और उस समय जो कर्मावती वहां की शासिका थी और उन्होंने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भी भेजी थी, ऐसा इतिहास में उल्लेख है। बात करते हैं राज सिंह प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति के बारे में कौन नहीं जानता। राज सिंह प्रशस्ति कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसपे संस्कृत के अंदर संस्कृत के अंदर जो है इसको लिखा गया था। रणछोड़ भट्ट ने तेलंग भट्ट के द्वारा ये लिखित है। पुस्तक इनकी जो थी वो अमर काव्य वंशावली थी। देश का सबसे बड़ा शिलालेख अगर कोई जाना जाता है तो जाना जाता है राज सिंह प्रशस्ति। राजसमंद झील के पास में 25 पत्थरों पे इसको लिखा गया है। मेवाड़ मुगल संधि का भी इसमें वर्णन किया गया है। मेवाड़ मुगल संधि के बारे में जितनी भी शर्तें मुगल और मेवाड़ के बीच में हुई थी, और उस समय जो तत्कालिक समय में जो अमर सिंह जी थे, अमर सिंह जी के समय पे ये 1615 के आसपास मुगल संधि होती है, वहां पे इसका उल्लेख मिलता है। और राजसमंद झील का निर्माण किस लिए करवाया गया था, अगर संबंध इनका यहां से जाया जाए तो इनका संबंध राजसमंद झील से भी है और अकाल रात। इसका मतलब तत्कालिक समय में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और किसानों को, मजदूरों को अकाल के अंदर उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जितने भी प्रकार के राजाओं के द्वारा कार्य करेंगे, उसमें एक अकाल के समय एक झील का निर्माण किया गया, जिसके अंदर दोनों काम हो जाएंगे। झील के अंदर पानी है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसके अलावा मजदूरों को, किसानों को अथवा अन्य लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा सके, इसके उद्देश्य से ये झील बनाई गई थी। अपने आप में बड़ा फैक्टर 25 पत्रों पे लिखी गई ये प्रशस्ति है। तेलंग भट्ट के द्वारा इसको लिखा गया है, और इसके अलावा पुस्तक उनकी जो थी वो अमर काव्य वंशावली के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं। कणस्वा का अभिलेख का कोटा में है। बार बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि कणस्वा का संबंध किस अभी वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले से है, तो कोटा से है। 738 ईस्वी में कोटा के अभिलेख से मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी अपने को मिलती। इसके बाद इस शिलालेख के बाद में मौर्यों की जानकारी राजस्थान के संदर्भ में किसी भी अभिलेख से नहीं मिलती है। लास्ट में 738 का जो शिलालेख है, जिसमें मौर्यों की जानकारी अपने को इस शिलालेख के माध्यम से मिलती है। कणस्वा वर्तमान में कोटा में स्थित है, वहां से भी एक शिलालेख प्राप्त होता है। सरंगी ऋषि अभिलेख 700 ईसा के अंदर जो कोटा के अंदर अभिलेख में मौर्य राजा का धवल का भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में है, और इसके अलावा उदयपुर में है। गुहिल शासक मोकल के समय का यह अभिलेख है। इसके बारे में भी अपने को जो है वो जानकारी मिलती है। तो सरंगी ऋषि का अभिलेख, और संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है, उदयपुर में लिखा गया, और अपने जो है गुहिल शासक मोकल के समय में इसके बारे में जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ब्राह्मण माता का लेख, छोटा जो है वो एक शिलालेख कह सकते हैं, लेकिन जानकारी देता है और परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। ब्रह्म माता का शिलालेख छोटी सादरी प्रतापगढ़ में स्थित है, यहाँ से भी अपने को जानकारी मिलती है। हालांकि जानकारी इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ब्रह्म माता का लेख अथवा अभिलेख कहाँ से, इसका कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसका संबंध है, तो प्रतापगढ़ से है, छोटी सादरी से। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बड़वा का स्तंभ लेख जो है मौर्य शासन या मौर्य वंश की जानकारी अपने को उपलब्ध करवाता है। तो बड़वा का
ये कणस्वा का अभिलेख है जो भी मौर्य राजाओं की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा बड़वा का भी एक स्तंभ का जो लेख है वो भी अपने को जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी उपलब्ध कराता है। बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है इसको हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं कि कीर्ति स्तंभ का संबंध महाराणा कुंभा से है और उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े युद्ध, जिसमें 1437 का सारंगपुर की युद्ध की विजय का भी उन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उन्होंने युद्ध जीते जिसके अंदर गुजरात की विजय का भी उल्लेख करा गया है। इसको दो भागों में, इसको जो है वो दो शिलालेखों पे इसको लिखा गया है। 1460 का समय है और कुंभा की उपलब्धियों में से ये एक है। अत्रि और इसकी रचना जो है वो अत्रि और महेश करते हैं। बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक, बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक जो है सारी की सारी जानकारी अपने को इस कीर्ति स्तंभ के माध्यम से मिलती है। दो भागों में इसको लिखा गया है, जिसमें कुंभा से लेकर के और बप्पा रावल तक कह सकते हैं, और कुंभा की विजय और उपाधियों के बारे में भी इसके बारे में आपको जाना जा सकता है, जिसके अंदर हिंदू सुल्तान, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी कुंभा को जाना गया है और साहित्यकारों को संरक्षण देने में भी कुंभा का बड़ा योगदान है। और इन्होंने जो है कुंभलगढ़ भी प्रशस्ति बनाई इन्होंने और कुंभलगढ़ का किला बनाया। इसके अलावा उन्होंने अचलगढ़ का भी, बसंती दुर्ग है, बहुत सारे बोमट दुर्ग हैं, वो भी इन्होंने बनाए। तो इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुंभा का काल अपने आप में स्वर्णिम काल रहा है, जिसमें साहित्यकारों को प्रशय इसके अलावा जो है वो बहुत सारे ऐसे आमूलचूल परिवर्तन किए गए और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए बहुत बड़े बड़े किलों का निर्माण उन्होंने किया। चलिए बात करते हैं बाउक प्रशस्ति का संबंध किससे? मंडोर की विष्णु मंदिर में ये लगा हुआ है गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के मंदिरों के अंदर अगर किसी प्रकार की भी शैली अगर अपने को देखने को मिलती है तो गुर्जर प्रतिहारों की मिलती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि केराडू के मंदिरों के अंदर भी जो है गुर्जर प्रशस्ति की जो जितनी भी प्रकार की जो साहित्यिक रचना है, इसके अलावा वहां के कह सकते हैं कि वहां के केराडू का जो मंदिर है उसको भी राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है इसको, तो वहां से भी अपने को जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार उस समय जो है तत्कालिक समय में उनका स्वर्णिम काल था। हरिश्चंद्र ब्राह्मण की संतान थे और 713 के अंदर मानसूर प्रशस्ति में राजा मान मौर्य का जो है एक तो होते हैं मौर्य राजा धवल और मान मौर्य, दो का संबंध हम देखा अगर जाए तो राजस्थान के संदर्भ में इसको बार बार हम पढ़ते हैं। तो मौर्य राजा धवल और उसके बाद राजा मान मौर्य के शासन के बारे में भी जब अपने को जानकारी मिलती है। अभिलेख को 4 शासकों का इसमें नाम मिलता है। अभिलेख के अंदर 4 शासकों का नाम मिलता है, जिसके अंदर महेश्वर, भीम, भोज और मान और महेश्वर का जो उल्लेख जो है अपने को इस बाउक प्रशस्ति के माध्यम से अपने को मिलता है, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहारों के बारे में भी बताया गया और राजा मोन मारे के बारे में भी बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने अभी तक सारे जितने परीक्षा के लिहाज से जितने भी परोक्षोपयोगी जितने भी नोट्स थे या बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो आप लोगों को अभी तक नहीं पता थे, उसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा करी। अब बात करते हैं आपके टेस्ट की, कि आपको ऐसे सवाल परीक्षा के दौरान देखने को मिलेंगे और वहां पे आप सही उत्तर का चयन कैसे करें, या आपको इतिहास के बारे में अर्थात शिलालेखों के बारे में कितनी जानकारी विस्तृत रूप से गहरी समझ के साथ में है, इसका टेस्ट हम इस स्लाइड के माध्यम से इस लेक्चर के दौरान हम करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में अंत तक और हम सारे के सारे सवालों को सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर अथवा इसका विकल्प कौन सा है। पहला प्रश्न इतिहास विज्ञान है, न कम हो और न अधिक है। कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर जॉन ब्यूरी का। इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना तो एक कम है और ना अधिक है। ये सेंटेंस कहने वाले कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर जॉन ब्यूरी। इसके अलावा थोड़ी बात मैं और बता दूं, कर्नल जेम्स टूट का संबंध राजस्थान से है और राजस्थान में इसको बूढ़े बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अगर देने वाला अगर कोई ब्रिटिश कोई शख्स था तो वो थे कर्नल जेम्स टूट। इन्होंने बहुत सारी जानकारियां, ऐसे बहुत सारे अभिलेख थे जो अभी तक लोगों को नहीं पता थे, उनके खोज का कार्य कर्नल जेम्स टूट ने करा। जॉर्ज ग्रियसन भी जो है राजस्थान के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के लेखन के बारे में भी इनके और भाषा के बारे में भी इनका बड़ा योगदान है।
अलेक्जेंडर कनिंघम का भी जो है योगदान राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए, अगर विद्यमान सभ्यताओं के बारे में भी देखा जाए तो वहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम का संबंध भी ज्यादा से ज्यादा राजस्थान और भारत के संदर्भ में ज्यादा है। तो आपने देखा कि इतिहास विज्ञान है, ना कम और ना अधिक है, ये कथन है जॉन ब्यूरी का। बात करते हैं अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन होता है, उसको कहते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी जो अभिलेख जितने भी हम सारे पढ़े, उनको पढ़ने की जो कला है, या उसको क्या कहा जाता है, इसका अध्ययन किसका कहा जाता है, वो कहता है एपिग्राफी का। इसके अलावा न्यूमिस्मेटिक, इसका मतलब होता है सिक्के, सिक्कों के बारे में, सिक्के व कागजों, सिक्के वगैरह कागजों का अगर अपन उल्लेख देखते हैं तो न्यूमिस्मेटिक्स के द्वारा होता है। पैलियोग्राफी के अंदर भी जो है वो पुरातत्व, ठीक है, कि कुछ भाग अथवा कुछ अंश हो सकते हैं, उसके बारे में। और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का मतलब ही पुरातत्व, जितने भी प्रकार के जो स्थल होते हैं उनको कार्बन डेटिंग के द्वारा कैसे पता लगा जा सकता है कि ये अभिलेख या ऐसी कौन सा स्तंभ या ऐसी कौन सी इमारत किस शासनकाल की है, इसके बारे में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा ये सारी जानकारी भी आपको वहां से पता लग सकती है। तो दूसरा प्रश्न अपन ने ये पढ़ा। चलिए बात करते हैं राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय। मैंने आपको शुरू में स्लाइड में बताया था कि राजस्थान का वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखने वाला ऐसा कौन सा शिलालेख है। आप बात करेंगे गोसुंडी शिलालेख अपने को वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला शिलालेख है। भाबरू शिलालेख के बारे में हम कह सकते हैं अशोक, ठीक है। बडली शिलालेख सबसे प्राचीन है, ठीक है। इसके अलावा मानमोरी के अंदर यहाँ पे अपने को मौर्यों के बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई जानकारी मिलती है तो अपने को मानमोरी शिलालेख से मिलती है। तो चारों जो जितने भी जो विकल्प थे उनके बारे में मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया। राजस्थान के अंदर वैष्णव संप्रदाय की अगर खोज या कह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी मिलती है तो अपने को मिलती है गोसंडी शिलालेख से। चलिए बात करने में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख के बारे में मैंने शुरू में ही बताया था। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, उसका नाम है बढ़ली। हमने बात करी थी कि भारत की वहां पे रुद्र दमन का जो शिलालेख है जिसमें गिरनार, उसको अभिलेख के बारे में भी जाना जाता है, तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और मानमोरी का संबंध पढ़ चुके, गोसुंडी का पढ़ चुके और भाबरू का हमने सारी की सारी अभिलेख ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन बढ़ली जो स्तंभ लेख है वो सबसे पुराना है, प्राचीन। चलिए बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात शिलालेख कौन सा है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख का नाम है दधिमती शिलालेख। दधीची ऋषि थे, उनकी बहन का नाम दधिमती था और ये संबंध इनका आता है नागौर से। नागौर के अंदर जो ये शिलालेख इसको खोजा गया, नागौर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा पड़ता है। तो पश्चिमी राजस्थान के हिस्से के अंदर सबसे जो है वो प्राचीनतम जो है ज्ञात शिलालेख, ये बसंतगढ़ हो गया, अपराजित हो गया, ये सारे के सारे पश्चिमी निराधार करके ये पूर्वी अथवा दक्षिणी राजस्थान से इनका संबंध है। और जो दधिमती शिलालेख है उसका संबंध पश्चिमी राजस्थान से है। दो दधीची बहुत बड़े ऋषि हुआ करते थे, उनकी बहन का नाम दधिमती था और उनके नाम से ये जो शिलालेख मिलता है अपने को। राजस्थान के अंदर गौरवंश और ओलिकर वेश की जानकारी किस अभिलेख से अपने को जो है वो मिलती है, तो वह ब्रह्मर माता के शिलालेख से अपने को इसकी जानकारी मिलती है। छोटे अभिलेख हैं, सारे के सारे छोटा अभिलेख है, लेकिन जानकारी आपसे पूछी जा सकती है, सवाल कहीं से भी बन सकता है। तो पिछली स्लाइडों को आप ध्यानपूर्वक देखना और हमने कौन कौन सी जानकारी इस क्लास के माध्यम से आपके साथ में शेयर करी है, अपने आप में बड़े फैक्ट के साथ में है और परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी। तो ये हमने ब्रह्मर माता के शिलालेख से आपको जो है गौरवंश और ओलिकर वेश की जो है जानकारी अपने को मिलती है। बात करने वाले चीरवा शिलालेख से अपने को कौन सी जानकारी मिलती है। चीरवा शिलालेख से अपने को जो है वो गुहिलों की, चीरवा शिलालेख से अपने को गोरियों जो है वो गुहिलों की जानकारी अपने को मिलती है। चौहानों की अगर बात करते हैं तो अपने को बिजोलिया शिलालेख जो 1170 के ईस्वी के आसपास लिखा गया था, सोमेश्वर का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ जिसमें दिल्ली विजय का भी उल्लेख मिलता है, और इसके अलावा प्रतिहारों को, गुजर प्रतिहारों का हमने जो पढ़ा था उसका शिलालेख है। और मौर्यों का जो है वो ये वाला धवल शिलालेख जिसमें मोहन मौर्य का और ये वाली जो जानकारी जिसका मिलते कणसवा,
कणसवा जो कोटा है वहां पे मौर्यों के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। बड़वा, राजस्थान के अंदर बड़वा बारा के अंदर भी जो है वो मौर्यों की जानकारी अपने को मिलती है। तो हमने पढ़ा कि चीरवा शिलालेख की जानकारी अपने को किससे मिलती है, तो ये हमने इसके बारे में आपको बताया, जिसमें अपने आंसर था गुहिल। गुहिले के बारे में इसकी जानकारी अपने को प्राप्त होती है। बात करते हैं रणकपुर प्रशस्ति की भाषा है। रणकपुर प्रशस्ति की भाषा, रणकपुर प्रशस्ति की भाषा जितने भी हम देख पा रहे हैं कि संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा के तौर पे जानी जाती है। इसके अलावा प्राकृत हो सकती है, हिंदी और राजस्थानी बाद में इनका हुआ है, और भाषा हो सकती है तो आप जो है अपने आप से आइडिया लगा सकते हैं। और आपका अगर पूर्व ज्ञान है तो सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है संस्कृत। तो ये सवाल आपको यहां से आप इसको सही कर सकते हैं। बात करते हैं अमृत मंथन की कथा। अमृत मंथन की कथा अर्थात जब देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो जो अमृत जब घोला जो है उसको निकाला जा रहा था, और जब इसका जब कह सकते हैं कि एक तो अमृत होता है और दूसरा जहर हो सकता है, अर्थात उसको विष कहते हैं। तो विष जो है महादेव ने पिया था। इसकी कहानी का उल्लेख, इसकी कहानी हालांकि पुरानी कहानी है, लेकिन इसको किस जो है अभिलेख के द्वारा इसको जाना जा सकता है, मानमौर्य अभिलेख से। मानमौर्य अभिलेख के अंदर से हम जो कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल के बारे में, इसके बारे में जानकारी अपने को मिलती है। मौर्य राजाओं के बारे में भी जानकारी इसके बारे में मिलती है। गोसुंडी का अभिलेख होगा, नगरी अभिलेख होगा और बड़ली अभिलेख होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मानमौर्य अभिलेख से अपने को अमृत मंथन के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए बात करते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी अपने को कौन से अभिलेख से मिलती है, तो बात करने वाले हैं अपन जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के माध्यम से अपने को हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सटीक जानकारी मिलती है, जो 15 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और इसके अंदर जो जानकारी देने वाला अगर कोई अभिलेख है तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति। राज सिंह प्रशस्ति के बारे में हम ऑलरेडी पहले बता ही चुके हैं कि विश्व का 25 पत्रों पे उत्कीर्ण सबसे बड़ा जो है वो कौन सा अभिलेख है, वो है राज प्रशस्ति। और इसको तेलंग भट्ट ने जो है इसको लिखा है, जिसमें अकाल राहतकारियों का भी उल्लेख उसमें किया गया है। और तत्कालिक समय में जो है वो राज प्रशस्ति राज सिंह के द्वारा लिखी गई थी, और उनको विजयकट काटू और उनको हाइड्रोलिक रूरल और विजयकट काटू 2 प्रकार की जो उपाधियां जो है वो राज सिंह जो है वो दी गई थी। पूर्व के ताम्रपत्र का हम उल्लेख करते हैं तो वहां के अंदर देखते हैं कि सब जोहर के बारे में भूमि अनुदान के बारे में अगर कोई जानकारी सबसे मिलती है तो पूर्व के ताम्रपत्र की मिलती है। यहीं में कर्मावती के बारे में भी जानकारी अपने को यहीं से मिलती है। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में जानकारी ऑलरेडी पहले पढ़ी चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया कौन सा, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के द्वारा हम जो है हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन शिलालेख के माध्यम से पढ़ते हैं, उससे हमें ये चीजें ज्ञात होती हैं। चलिए बढ़ते हैं। रसिया की छतरी का लेख हमें किस जानकारी के माध्यम से मिलता है। रसिया की छतरी का लेख हमें रसिया के लेख की जानकारी अपने को गुहिलों के माध्यम से ये मिलती है। तो ये तीनों गलत हो गए और गुहिल इसका आंसर हो गया। बात करते हैं कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 में महाराणा कुंभा के समय का है, और कुंभा की प्रशस्ति है। कुंभा एक साहित्यकार भी था। इसके अलावा उन्होंने जो है बहुत सारे किले भी बनवाए, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और 5 शिलालेखों पे, कहने का मतलब 5 पत्रों पे उत्कीर्ण है। कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 के अंदर हुआ था, और 5 4 3 2 ये सब रॉन्ग है। और 5 पत्रों के माध्यम से ये जो कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति इसको जो है वो लिखा गया है। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, कौन सा शिलालेख प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी अपने को प्रदान कराता है। ऐसा कौन सा जो शिलालेख है जो प्रतिहारों के बारे में अपने को जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो वो करवाता चीरवा का अभिलेख अपने को प्रतिहारों की जानकारी, गुजर प्रतिहारों की जानकारी अपने को उपलब्ध करवाता है। अपने आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा लेकिन मैं आपको बताने वाला था कि कौन सा शिलालेख प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी नहीं। जिस प्रकार मैं चुका हूं उसी प्रकार आप भी चुक सकते हैं परीक्षा के दौरान की नहीं और हां के मध्य बड़ा फर्क होता है। पूरा प्रश्न मैं पढ़ नहीं पाया, उससे पहले मैं पहुंच गया। तो चिरवा के जो अभिलेख है उसमें प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बुचकला, मंडोर और घटियाला ये 3 प्रकार के अभिलेख है जहां पे चिरवा की जानकारी इसके माध्यम से नहीं मिलती है। बाकी सारी जानकारी ये तीनों अभिलेख आपको देते हैं। तो ये भी आपने
बड़ा फैक्ट है। बात करते हैं किस अभिलेख में गुजर प्रतिहारों को लक्ष्मण वंश कहा गया है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें गुजर प्रतिहारों को लक्ष्मण वंश का उनको माना गया है। आंसर होगा ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो वर्तमान में एमपी में ही है। तो अगर बात करते हैं कि लक्ष्मण वंश का अगर संबंध माना जा सकता है कि कौन से अभिलेख से हो सकता है, तो ये राजस्थान ही नहीं, राजस्थान की सीमाओं से बाहर भी जाना पड़ेगा। और ग्वालियर शिलालेख से अपने को ये पता लगता है कि लक्ष्मण वंश जो है वो आगे कहां तक पहुंचा, इसकी जो है कौन कौन सी उनके जो है वो पुत्रियां हुई, इस वंश को किसने आगे बढ़ाया। तो ये जानकारी अपने को गुजर प्रतिहारों के जो शिलालेख, या कह सकते हैं कि ग्वालियर शिलालेख से अपने को पता चलता है कि गुजर प्रतिहार है वो लक्ष्मण वंश से है। तो ये जानकारी भी अपने को इसके माध्यम से मिलती है। चलिए, बीकानेर प्रशस्ति। बीकानेर के अंदर राजा राय सिंह, बीकानेर के राजा राय सिंह थी राजस्थान के अंदर। बीकानेर की जो रियासत थी उसका स्वर्णिम काल अगर कह सकते हैं तो राजा राय सिंह के समय था। उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं। तो राजा राय सिंह का संबंध बीकानेर प्रशस्ति से भी है। और राजस्थान का स्वर्णिम काल कह सकते हैं, बीकानेर का स्वर्णिम काल अगर कह सकते हैं तो राजा राय सिंह के समय का ही है। अपने आप में बड़ा फैक्ट है। गंगा सिंह जिन्होंने गंगा नहर बनाई। इसके अलावा साधु सिंह, ये आजादी के बाद की बात है। राव बीका का संबंध जिन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी। राव बीका जो है वो राव जोधा के 5वें पुत्र थे और उन्होंने 5वें पुत्र के तौर पे बीकानेर राज्य की स्थापना करी। और ये भी अपने आप में बड़ा फैक्ट है। चलिए बात करते हैं आगे की। रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी मैं बता चुका हूं आपको पुर के ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके अंदर उन्होंने हुमायूं को राखी भी भेजी थी। इसके अलावा जौहर के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा भूमि अनुदान के बारे में भी जानकारी अगर देने वाला कोई एकमात्र अगर कोई शिलालेख है, पुर ताम्रपत्र के नाम से उसको जाना जाता है। अपने आप में बड़ा फैक्ट। बात करते हैं बप्पा रावल ने जो है वो मेवाड़ वंश की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्यों में से एक है। और इसके अलावा बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक सारी की सारी कुंभा प्रशस्ति के अंदर जो है इसका उल्लेख मिलता है। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ प्राप्त किया। ये जानकारी अपने को किससे मिलती है? ये जानकारी अपने को मिलती है वैद्यनाथ प्रशस्ति से। वैद्यनाथ प्रशस्ति से अपने को ये जानकारी मिलती है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने मेवाड़ की स्थापना करी थी। अपने आप में बड़ा फैक्ट है। लेकिन जानकारी देने वाला अगर अभिलेख आपसे पूछा जा रहा है तो वह वैद्यनाथ प्रशस्ति। चलिए बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख का संबंध किस चौहान के राजा से है? बिजोलिया का संबंध 1170 ईस्वी के आसपास है। और विग्रहराज चतुर्थ की बात कर सकते हैं, सोमेश्वर की बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वासुदेव जी को कह सकते हैं वासुदेव चौहान को इनका अग्रज कहा जा सकता है चौहानों का। और अगर बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख किस चौहान के शासक है तो सोमेश्वर चौहान के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर वासुदेव चौहान जो है वो ये इनके जो है पितामह कह सकते हैं, किसके? चौहान वंश के अगर कोई संस्थापक कह सकते हैं तो वो वासुदेव हैं। और ये भी अपने में बड़ा फैक्ट है। और सारे के सारे ये जो पृथ्वीराज चौहान, सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ और दिल्ली विजय का संबंध भी जो अपने को बिजोलिया शिलालेख के माध्यम से ही मिलता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। किस शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थान शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख से राजस्थान शब्द का प्रयोग अपने को मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी के नाम से इसका पहली बार अगर कोई प्रयोग किया गया, राजस्थान शब्द के अगर प्रयोग किया गया है तो बसंतगढ़ शिलालेख से जो इसका संबंध माना जा सकता है। परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जितने भी नोट्स हैं उसके अंदर अपने आप इसको मान सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध राजस्थान की भाषा, ये कह सकते हैं राजस्थान के नाम से इसका संबंध है, राजस्थानादित्य के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल है अंतिम। जितने भी प्रकार के जो शिलालेख थे, जिनसे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते थे, उन सारे प्रश्नों को हम चुन करके लेके आए हैं। क्या पता इनमें से कोई ना कोई सवाल आप लोगों को आरएस की भर्ती परीक्षा जो 1 अक्टूबर को जो होने वाली है प्रारंभिक परीक्षा, वहां से सवाल पूछा जा सकता है। और बात करते हैं 20वें प्रश्न का। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस प्रशस्ति से मिलता है? ये मिलता है राज सिंह प्रशस्ति के बारे में ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं
विश्व की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी 25 पत्थरों पर, 25 पत्थरों पे उत्कीर्ण तेलंग भट्ट द्वारा लिखा गया है इसको। 1,00,000 प्रशस्ति एकनाथ की नहीं है, रणकपुर की नहीं हो सकती, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति है वो 1400 ईस्वी के आसपास अगर इसको लिखा गया, जबकि ये 1576 की अगर बात कर रहे हैं कि जब हल्दी घाटी की अगर युद्ध होता है तो बात होगी इसके बाद की, और ये बात हो रही है राज प्रशस्ति की। ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ जो लगभग 20 की संख्या में थे, इन प्रश्नों को भी हमने हर एक टॉपिक वाइज, हर एक विकल्प को और ज्यादा खोल करके आप लोगों के समक्ष हमने रखा। मैं आशा और विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, इस वीडियोस के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से कहीं ना कहीं आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो आरपीसी के द्वारा कंडक्ट कराई गई हो या फिर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई गई हो, यहां से सवाल बन सकते हैं, आ सकते हैं। तो बार बार आप जो है वो इन सारे जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ें, और आप बने रहिए प्रकाश एजुकेशन के साथ। हम आपको यूं ही अलग अलग प्रकार की चीजें जो परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे ही हम जो है क्लास आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।